गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र कुमार वर्मा। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक तालबेट में लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स पर लेक्चर दिया था लास्ट वीक, और आज मैं लेक्चर दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो चलिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बेसिकली वे पद्धतियाँ हैं जिसके माध्यम से हम एक इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। टेक्निकली भाषा में कहें, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करके एक रिसीवर पर रिसीव करा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आजकल हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, टेलीफोन यूज हो रहे हैं, ईमेल्स यूज हो रहे हैं। सब माध्यम अलग अलग हैं, लेकिन सभी चीज़ कम्युनिकेशन है। जैसे हम लैंडलाइन फ़ोन यूज करते हैं, लैंडलाइन फ़ोन में हम देखते हैं कि जो कनेक्शन जा रहा है वो एक केबल के थ्रू जा रहा है। इसे हम कहेंगे कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हो रहा है। वहीं पर आप देख लीजिए कि जब मोबाइल को हम यूज करते हैं तो मोबाइल में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो स्पेस में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो हो रही है उसके कारण आपका कम्युनिकेशन होता है। और इसी प्रकार कम्युनिकेशन जब भी आप इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे जहाँ भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है वहाँ पर ऑप्टिकल केबल यूज की जाती है। तो इस प्रकार काफ़ी टाइप्स की कम्युनिकेशन है जो हम पढ़ेंगे आगे। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, तो उस पर हम आते हैं अभी। कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम आते हैं बेसबैंड सिग्नल पर। बेसबैंड सिग्नल बेसिकली क्या होता है? बेसबैंड सिग्नल को हम टेक्निकल भाषा में बोलेंगे मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैसेज सिग्नल क्या होता है कि ऐसा सिग्नल जो कुछ मैसेज कैरी करता है। इस कोई भी सिग्नल जिसके अंदर मैसेज है, उस मैसेज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं, वो मैसेज सिग्नल है। बेसबैंड वर्ड का मीनिंग आप समझ लीजिए कि कोई भी सिग्नल है आपका, कोई भी सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। मान लीजिए कि कोई एक ऑडियो सिग्नल है, हम लोग जो ऑडियो सुन सकते हैं उसकी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। मीन्स ये एक प्रकार का बेसबैंड सिग्नल है। मतलब जो ऑडियो सिग्नल है आपका वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। मतलब इतने की ही फ्रिक्वेंसी का जो ऑडियो होगा हम सुन सकते हैं। इसके बीच में जो भी फ्रिक्वेंसी होंगी उसमें जो भी ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम उसको सुन सकते हैं। तो इस प्रकार ये बेसबैंड सिग्नल आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। इन सिग्नल को आप बैंड लिमिटेड सिग्नल भी कह सकते हैं। बैंड लिमिटेड सिग्नल क्या होता है? बेसिकली बैंड लिमिटेड सिग्नल मीन्स ऐसा सिग्नल जिसका बैंड डिफाइंड हो। बैंड मतलब कि सिग्नल हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। जैसे ये एक सिग्नल है, ये सिग्नल आपका इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, मान लीजिए F1, और शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है F2 पर। तो इसको हम कहेंगे बैंड लिमिटेड सिग्नल। ये इसका एक बैंड है F1 से F2 तक। ये सिग्नल बस यहीं पर लाई करता है, इसके बाहर इस सिग्नल का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाहर ये सिग्नल क्या है? 0 है। तो ये बैंड लिमिटेड सिग्नल और ये बेसबैंड सिग्नल बेसिकली, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगला सिग्नल है आपका कैरियर सिग्नल, जो कि कम्युनिकेशन में हम यूज करेंगे। कैरियर सिग्नल से पहले ये बात और जान लें कि जो बेसबैंड सिग्नल होता है वो बेसबैंड सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी निम्न स्तर की होती है कंपेयर टू कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल है ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का एक सिग्नल होता है जिस पर
बेसबैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, जो भी कहें आप बेसबैंड सिग्नल को, उसको इस कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है। अध्यारोपित करने के बाद जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में परिवर्तन कर देता है। जैसे मैसेज सिग्नल जो है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज कर सकता है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है और फेज चेंज कर सकता है। ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट परिवर्तन होते हैं कैरियर सिग्नल के इसमें। तो ये बेसिकली जो हमने अभी देखा बेसबैंड सिग्नल, कैरियर सिग्नल। बेसबैंड सिग्नल क्या होता है आपका, एक निम्न फ्रिक्वेंसी का एक सिग्नल होता है जो कि मैसेज कैरी करता है, जिसके अंदर मैसेज होता है। कैरियर सिग्नल क्या है, एक हाई फ्रिक्वेंसी का एक सिग्नल होता है जिस पर मैसेज सिग्नल को अध्यारोपित किया जाता है, और कैरियर सिग्नल जो है मैसेज सिग्नल को कैरी करता है। कैरियर सिग्नल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। कैरियर सिग्नल सिर्फ एक कैरियर का कार्य करता है। कैरियर क्या कार्य करता है कि मैसेज सिग्नल को लेगा, अपने साथ ले जाकर आगे पहुंचाएगा, इतना मतलब है उस कैरियर का। कैरियर में अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसका काम बस होता है मैसेज को लेकर जाना। तो जब कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल हमारे मिलते हैं तो बेसिकली क्या बनता है ये देखते हैं। अभी तक हमने जो बेसबैंड सिग्नल पढ़ा, बेसबैंड सिग्नल को फॉर एग्जांपल हम एमटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसबैंड सिग्नल को हमने कहा था मैसेज सिग्नल भी कहते हैं, तो मैसेज एम फॉर मैसेज, और कैरियर सिग्नल को हम सीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल। अभी हमने कहा था कि मैसेज सिग्नल को जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत निम्न होती है उसको कैरियर फ्रिक्वेंसी पर, कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित किया जाता है। जब ये मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित होता है तो हमको एक सिग्नल मिलता है, उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ओके। जब मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित किया तो जो हमको नया सिग्नल मिलेगा, जो हम अभी कह रहे थे कि कैरियर सिग्नल जो है मैसेज सिग्नल को कैरी करके ले जाता है, तो कैरी करके किस फॉर्म में लेके जाता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जब कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल को कैरी करके ले जा रहा होगा उसको हम कॉम्बिनेशन को बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ओके। तो 3 प्रकार के सिग्नल हमने पढ़े अभी हैं, मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आप देखिए, मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन में जो मैसेज सिग्नल है आपका कैरियर सिग्नल है और एसटी है, यही जो फिनोमेना अभी मैंने आपको बताया इसी को मॉड्यूलेशन कहेंगे। मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न आवृत्ति का मैसेज सिग्नल एक उच्च आवृत्ति के कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित होकर कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज में परिवर्तन करता है। यह प्रक्रिया मॉड्यूलेशन कहलाती है। मैसेज सिग्नल जब भी कैरियर सिग्नल के फेज, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करेगा तो उस प्रक्रिया में हमें एक वेव प्राप्त होती है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। ये जो परिवर्तन होता है एम्पलीट्यूड में, फेज में और फ्रीक्वेंसी में, ये हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में रिफ्लेक्ट होता है, ओके। इसके बाद आपका आता है डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन बेसिकली मॉड्यूलेशन की अपोजिट प्रक्रिया है। जैसे हमने कहा मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के साथ मिलकर एक मॉड्यूलेटेड वेव बना रहा है, ओके। और इस मॉड्यूलेटेड वेव में हमको क्या रिफ्लेक्ट होगा, ये जो मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी में जो भी परिवर्तन करेगा वो हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल में रिफ्लेक्ट होगा। अब हमने क्या कहा मॉड्यूलेशन के लिए, डीमॉड्यूलेशन के लिए। डीमॉड्यूलेशन बेसिकली मॉड्यूलेशन की विपरीत प्रक्रिया होती है। तो डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है
इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से आप मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों को अलग कर लेते हैं। मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल से मैसेज सिग्नल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल से प्राप्त करने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या होता है। एक मॉड्यूलेशन में हमको ये जानकारी मिल गई है कि इसमें 3 बेसिकली सिग्नल होंगे, एक कैरियर सिग्नल, एक मैसेज सिग्नल, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इस सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, तो इसकी ब्लॉक डायग्राम से आप समझ लीजिए। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले एक है इनपुट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर आप पढ़ चुके होंगे पिछले सेमेस्टर में होपफुली। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक माइक्रोफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम भी कभी माइक पर बोलते हैं और लाउड स्पीकर पे हमको सुनाई देता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जो माइक्रोफोन में इनपुट क्या होता है कि हम जो बोल रहे हैं, मतलब ध्वनि हमारा इनपुट है। तो माइक्रोफोन क्या करता है कि ये इनपुट, माइक्रोफोन जो ट्रांसड्यूसर होता है, इसने इनपुट लिया और ये इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, माइक्रोफोन ने इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने बोला। मींस ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एक मैसेज सिग्नल की तरह कार्य करेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम MT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ओके, मैसेज सिग्नल है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर एंड पे बेसिकली जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन प्रक्रिया। मॉड्यूलेशन प्रक्रिया हमेशा ट्रांसमीटर एंड पर होती है। तो इस ट्रांसमीटर में हम एक कैरियर सिग्नल भी इंसर्ट करते हैं। ये कैरियर सिग्नल यहाँ से आता है, मैसेज सिग्नल आपका यहाँ से आ गया। ये दोनों मिलकर यहाँ पर मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के बाद हमें यहाँ से एक मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ST से। ओके, ट्रांसमीटर एंड पे क्या होगा? मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया। मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया में मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल आपस में मिलकर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं। अब ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको ट्रांसमिट किया जाता है चैनल के थ्रू। ये आपका ट्रांसमिट हो रहा है, ये जो ट्रांसमिट होगा वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, चैनल। ओके, अब बात यहां ध्यान देने की ये है कि जितना भी नॉइज अटैक इस सिग्नल पर होगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, वो सारा नॉइज अटैक हमेशा चैनल पर ही होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है कि जो भी नॉइज अटैक होता है ना तो ट्रांसमीटर एंड पर होता है ना रिसीवर एंड पर होता है। जो भी नॉइज अटैक होता है मेनली वो आपका चैनल एंड पर होता है। तो अब चैनल एंड पे ये आपने सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। अब ये सिग्नल जो है ये आएगा रिसीवर के पास। ओके, यहां पर एक रिसीवर लगा हुआ है। जो भी ट्रांसमिट किया था हमने मॉड्यूलेटेड सिग्नल चैनल के थ्रू, ये रिसीवर पर पहुंचा। अब रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर का काम होता है कि जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास आया है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से हम अपना जो मैसेज है जो माइक से बोला गया था, मैसेज को अलग कर दें। ओके, तो मैसेज को अलग करने की प्रक्रिया भी हमने कहा था क्या होती है? डीमॉड्यूलेशन। तो रिसीवर पर डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होगी। डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के लिए इसमें एक कैरियर सिग्नल भी दिया जाता है। ST और CT मिलकर ये आपको क्या दे देंगी? एक
मैसेज सिग्नल आपको यहाँ से वापस हो जाएगा। ओके, तो ये मेनली पूरा कंपोनेंट होते हैं आपके ब्लॉक डायग्राम के। अब ये जो मैसेज सिग्नल था, ये मैसेज सिग्नल आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया, लेकिन ये किस फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो यहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगा दीजिए, लाउड स्पीकर को जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, कुछ आवाज देगा, यहाँ से आपको जो भी आपने यहाँ पर बोला था मैसेज, वो यहाँ पर आपको सुनाई दे जाएगा। ओके, तो ये है आपका बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके बाद आप कई प्रकार के कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ, और डिजिटल कम्युनिकेशन हुआ, डिस्क्रीट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं, बेसिक कंपोनेंट हमेशा यही रहते हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? मेनली कंपोनेंट 3 होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है ट्रांसमीटर, दूसरा कंपोनेंट होता है चैनल, और तीसरा कंपोनेंट होता है रिसीवर। ये 3 चीज आपको हर जगह से मिलेंगी। जो इनपुट चीज है, सिग्नल कहाँ से आ रहा है ये अलग हो सकता है, लेकिन ट्रांसमीटर वहीं रहेगा, चैनल वहीं रहेगा, और रिसीवर वहीं रहेगा। ये 3 चीज आपकी वहीं रहेंगी। ट्रांसमीटर एंड पे हमेशा मॉड्यूलेशन होगा, ये बात आप याद रखिए। ट्रांसमीटर एंड पर मॉड्यूलेशन होगा, चैनल एंड पर नॉइज अटैक होगा, और रिसीवर एंड पर हमेशा डीमॉड्यूलेशन होगा। ये 3 चीज बिल्कुल हमेशा याद रखिएगा। कोई भी कम्युनिकेशन में आप जाएंगे तो ये चीज कभी चेंज नहीं होंगी, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है, इसके थ्रू कोई भी इनपुट सिग्नल होता है, जो भी मैसेज सिग्नल होता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहें तो मेनली हमारा यही सिस्टम काम में करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारा मैसेज सिग्नल है, जो हम इतने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू भेज रहे हैं, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, फिर चैनल के द्वारा भेज रहे हैं, तो क्या हम इस मैसेज सिग्नल को अकेले नहीं भेज सकते? हम कैरियर सिग्नल की आवश्यकता क्यों लें? हमारा मैसेज सिग्नल भी तो अकेला जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, बिल्कुल जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम मॉड्यूलेशन के द्वारा क्यों भेजें सिग्नल को? मैसेज सिग्नल को सीधे ही एक जगह से दूसरी जगह भेज दें, लेकिन नहीं भेजा जा सकता। क्यों नहीं भेज सकते? उसके लिए देखते हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें? नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ओके। तो मॉड्यूलेशन में अभी तक हमने क्या पढ़ा? मॉड्यूलेशन क्या करता है? मॉड्यूलेशन में एक जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल पर मैसेज सिग्नल अध्यारोपित हो जाता है और एक हमको मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त होती है। जो मॉड्यूलेशन सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड, फेज और फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर देता है, जो कि हमें एक मॉड्यूलेटेड वेव में हमें रिफ्लेक्ट होता है। मॉड्यूलेशन में हमने ये भी देखा कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, कैरियर फ्रीक्वेंसी को अगर एफसी से रिप्रेजेंट करें और मैसेज फ्रीक्वेंसी को, ये है कैरियर फ्रीक्वेंसी, ये है मैसेज सिग्नल, उसको एफएम से रिप्रेजेंट करें, तो हमने शुरुआत में हमने बताया था कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, कंपेयर टू एफएम। और इस हाई फ्रीक्वेंसी पर जो कैरियर वेव है मैसेज सिग्नल को शिफ्ट कर देती है। अब पहला रीजन देखिए कि भाई हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये जो मैसेज सिग्नल है जनरली, मान लीजिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ऑडियो सिग्नल का, ये कितना किलो हर्ट्ज में था। मान लीजिए 10 किलो हर्ट्ज का हमारा एक मैसेज सिग्नल है, ओके। 10 किलो हर्ट्ज का मैसेज सिग्नल है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी फ्रीक्वेंसी से हम कैसे निकालते हैं? E = h न्यू, ओके। h क्या है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट, सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में, और न्यू अपन को फ्रीक्वेंसी ये दी है। अब ये 10 किलो हर्ट्ज पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? जो भी ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, मतलब 10 × h हो जाएगी। अब यही चीज अगर हम कैरियर के लिए प्राप्त करें तो फॉर कैरियर सिग्नल जनरली मेगा हर्ट्ज में आप लेके चलिए, ये मेगा हर्ट्ज का होता है, ओके। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? h न्यू, न्यू कितना है?
10 इंटू 10⁶, 10⁷ न्यू। और इस केस में एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10⁴ इंटू एच। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो निम्न फ्रीक्वेंसी थी मैसेज सिग्नल की, उसके लिए हमारा जो एनर्जी आ रही है कितनी आ रही है, 10⁴ इंटू एच, प्लांक कांस्टेंट जो भी है। और जो हमारा कैरियर सिग्नल था उसके लिए एनर्जी कितनी आ रही है, 10⁷ एच। किसकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है आपके कैरियर सिग्नल की, जिसमें एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर सकता है, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, अगर हम मैसेज सिग्नल को डायरेक्ट ट्रांसमिट कर देंगे तो उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सके। तो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम मॉड्यूलेशन को यूज करते हैं, क्योंकि कैरियर जो है वो काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी पर रहता है, और कैरियर पर जब मैसेज सिग्नल अध्यारोपित होता है तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होता है वो एक हाई फ्रिक्वेंसी लेवल पर प्राप्त होता है, और उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में आराम से कम्युनिकेट कर सकती है। ओके, एक रीज़न आपका ये हो गया कि हमको मॉड्यूलेशन क्यों करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जब आप मैसेज सिग्नल को डायरेक्ट भेज रहे हैं तो मैसेज सिग्नल में एनर्जी तो नहीं है, तो उसको आपको एनर्जी जो है रीबिल्ड करनी पड़ेगी, मीन्स मोर पावर कंजप्शन, मोर पावर। अगर आप मैसेज को अकेले भेजेंगे तो मोर पावर की, ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी कंपैरेटिवली। कैरियर सिग्नल के साथ जब भेजेंगे तो उसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तीसरा रीज़न ये हो सकता है, तीसरा रीज़न है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर जब हम किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो वो सिग्नल ज़्यादा रिलायबल होता है कंपेयर टू लो फ्रिक्वेंसी पर हम उसको ट्रांसमिट करें। ओके, 3 रीज़न ये हो गए हैं। चौथा रीज़न देखिए, चौथा रीज़न ये है कि हम कोई भी, जैसे अभी हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, और किसी ने बनाया हो तो देख लीजिएगा, जो भी ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया था उसमें रिसीवर एंड पे सिग्नल रिसीव कैसे हो रहा था। सिग्नल को रिसीव करने के लिए या सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आपको एक एंटीना की ज़रूरत पड़ती है। तो एक रिसीवर पर हमेशा एक एंटीना होता है, एक ट्रांसमीटर पर हमेशा एक एंटीना होता है। तो रिसीवर पे जो एंटीना जो होता है उसकी पोजीशन इस तरीके से रखी जाती है कि जो भी ट्रांसमिट होकर सिग्नल आ रहा है वो मैक्सिमम उस सिग्नल को कैप्चर कर सके, मैक्सिमम उस सिग्नल को कैप्चर कर सके। तो रिसीवर की में जो एंटीना की पोजीशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो जो भी सिग्नल आ रहा है आपका, ट्रांसमिट होकर आ रहा है, तो रिसीवर एंटीना की जो लेंथ होती है, रिसीवर लेंथ ऑफ रिसीवर एंटीना, रिसीवर एंटीना की जो लेंथ होती है वो कम से कम, जो सिग्नल आपका आ रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसकी वेवलेंथ के 1/4 तो कम से कम होनी चाहिए, तब आप उस सिग्नल को इफेक्टिवली कैप्चर कर सकते हो। ओके, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या बताया, फिर से मैं बता देता हूं कि रिसीवर सिग्नल की जो, सॉरी हाइट नहीं, सो लेंथ नहीं, हाइट, ऊंचाई, हाइट ऑफ रिसीवर एंटीना, रिसीवर एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, कम से कम λ/4। लैम्डा क्या है, जो भी सिग्नल ट्रांसमिट होकर आ रहा है, मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो भी ट्रांसमिट होकर आपका आ रहा है उसका जो भी वेवलेंथ है उसका 1/4। अब हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। अगर हम सिर्फ मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, तो मैसेज सिग्नल हमने ले लिया, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल है 10 किलोहर्ट्ज। ओके, 10 किलोहर्ट्ज है, तो इस सिग्नल के लिए जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू C/F। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा फिजिक्स में। C कितना होता है आपका 3 × 10⁸। FM कितना दिया है 10⁻3। आपका लैम्डा कितना आ गया 10⁻4 है, लैम्डा आपका आ गया
30,000। ओके, लैम्डा तो इतना आ गया मीटर, लैम्डा बाई 4 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। लैम्डा बाय 4 आपका हो गया 7,500 मीटर, मतलब 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। मतलब अगर हम मैसेज सिग्नल को सीधा ट्रांसमिट कर दे रहे हैं तो जो रिसीवर एंड पर हमको एंटीना की आवश्यकता पड़ेगी उसकी जो हाइट होगी वो होगी 7.5 किलोमीटर, जो कि फिजिकली रिलायबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम 7.5 किलोमीटर ऊंचा एंटीना लगाएं। इसलिए मैसेज सिग्नल को डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। अब इसी में डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर हम इसको मॉड्यूलेशन के द्वारा कर रहे हैं तो मॉड्यूलेशन में जो हमको फ्रिक्वेंसी प्राप्त होती है fc इक्वल्स टू, इसी को आप मेगाहर्ट्ज में ले लीजिए। इस केस में जब आप लैम्डा निकालेंगे तो उसकी लैम्डा आएगा 30 मीटर, और जब आप इसका लैम्डा बाई 4 कर देंगे तो ये आएगा 7.5 मीटर। ओके, तो जब हमने मॉड्यूलेटेड किया तो हमको कितने मीटर ऊंचे एंटीने की आवश्यकता पड़ रही है, ओनली 7.5 मीटर, जो कि फिजिकली रियलाइजेबल है और संभव भी है, और जनरली हम देखते भी हैं कि इतनी हाइट पे एंटीना लगे रहते हैं, कभी छत पे लगे हैं, कभी डबल मंजिल पे लगे हुए। 7.5 फिजिकली रियलाइजेबल, ये संभव है, ना कि ये 7.5 किलोमीटर। ओके, तो ये 5वां रीजन था कि हमें मॉड्यूलेशन क्यों यूज करना चाहिए। एक रीजन और है, 6वां रीजन लिखिए मॉड्यूलेशन यूज करने के लिए। मॉड्यूलेशन में फिर एक बार हम बता देते हैं कि मॉड्यूलेशन में जो कैरियर सिग्नल है मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में शिफ्ट कर देता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में शिफ्ट करने से क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एक टेक्निक्स होती है, उसको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, FDMA, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि हम एक जो फ्रिक्वेंसी रेंज होता है, फ्रिक्वेंसी रेंज को अलग अलग फ्रिक्वेंसी स्लैब में डिवाइड कर देते हैं, और अलग अलग कैरियर्स सिग्नल और अलग अलग जो मैसेज सिग्नल को जो मॉड्यूलेटेड वेव आता है वो इस अलग अलग स्लैब को यूज कर लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपका जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है वह है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ओके, तो कोई भी ऑडियो मान लीजिए आप सुन रहे हैं, FM पर आ रहा है एक ऑडियो, ठीक है, तो अलग अलग चैनल से लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, सभी लोग किस बैंड को यूज कर रहे हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि यही आवृत्ति हम सुन सकते हैं। सभी कंपनियां, सभी FM बनाने वाले सभी इसी आवृत्ति को यूज कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग मॉड्यूलेशन करने के बाद सिग्नल को भेज रहे हैं। मॉड्यूलेशन करने से क्या होता है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर P1, P2, P3, जो भी कंपनियां हैं, ये अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी यूज करती हैं। किसी ने 10 मेगा हर्ट्ज यूज कर लिया, किसी ने 11 मेगा हर्ट्ज यूज कर लिया। इस तरीके से 10 मेगा हर्ट्ज यूज करने से इसका जो फ्रिक्वेंसी बैंड होगा वो ये 10 मेगा हर्ट्ज के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल इस बैंड में आ जाएगा, ये 11 हर्ट्ज वाला हो सकता है बगल में आ जाए या अलग अलग आ जाए। तो FDMA स्कीम यूज करने से जो इंटरफ्रेंस होता है सिग्नलों के बीच वो बिल्कुल नलीफाई हो जाता है, और जो कि संभव हो पाता है सिर्फ मॉड्यूलेशन को यूज करने से। तो ये 6 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये बेसिकली रीजन थे कि कौन मॉड्यूलेशन हमको क्यों करना चाहिए। आगे देखते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूलेशन हमारे इस सब्जेक्ट में हैं, क्या क्या मॉड्यूलेशन हम पढ़ेंगे आगे। बेसिकली जो मॉड्यूलेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और दूसरा है आपका पल्स मॉड्यूलेशन। तो हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन पर। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में सबसे पहला मॉड्यूलेशन आता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन।
कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन क्या होता है? कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन में बेसिकली जो कैरियर सिग्नल होता है, अभी तक हम मॉड्यूलेशन में क्या क्या बात करते आए हैं, कैरियर सिग्नल, मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो कंटिन्यूस वेव में जो कैरियर सिग्नल होता है सीटी, ओके, जो सीटी होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, मतलब कोई ब्रेकिंग नहीं होता है, इस तरीके से कंटिन्यूस होगा और जनरली एक कोसाइन या साइन वेव रहता है। ओके, तो कंटिन्यूस वेव में जो आपका कैरियर सिग्नल होता है वो बिल्कुल कंटिन्यूस रहता है। मैसेज सिग्नल आपका ज्या वक्र भी हो सकता है या कुछ भी इस तरीके का भी कर्व हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस वेव में जो भी हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटिन्यूस वेव में हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी क्या रहता है? कॉन्टिन्यूअस। कैरियर सिग्नल क्या रहता है? कंटिन्यूअस। ठीक है, मैसेज सिग्नल भी कंटिन्यूअस होता है, डिपेंड करता है मैसेज, मतलब शेप डिपेंड करता है, कैसा भी हो सकता है। ओके, इसके बाद आप आता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में कौन कौन से मॉड्यूलेशन आते हैं? कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में बेसिकली आपका आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है कि जब भी हम एक मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पर अध्यारोपित कर देते हैं, तो यदि मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कुछ परिवर्तन कर दे, मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कुछ परिवर्तन कर दे, तो उस मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ओके, कंटिन्यूअस वेव में अगला जो मॉड्यूलेशन आता है वो होता है एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन, ओके, एंगल मॉड्यूलेशन में भी दो प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। ओके, तो बेसिकली हम जो भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, छोड़िए, एंगल मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, दो टाइप्स के होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन कैसे देंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वे मॉड्यूलेशन होते हैं जिसमें मैसेज सिग्नल अध्यारोपण के बाद कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर देता है और वो जो परिवर्तन होता है वो मॉड्यूलेटेड वेव में रिफ्लेक्ट होता है। इसी प्रकार फेज मॉड्यूलेशन को कैसे करेंगे कि भाई वह मॉड्यूलेशन जिसमें मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल के फेज में परिवर्तन कर देता है, उसको हम बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेशन। ओके, और ये जितने भी ये सारे मॉड्यूलेशन हैं इनको हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। ये सभी मॉड्यूलेशन जो हैं वो एनालॉग मॉड्यूलेशन है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, ये सभी एनालॉग मॉड्यूलेशन में आते हैं। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में आपने ये कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन पढ़ लिया। अगला टाइप्स क्या बताया था हमने? पल्स वेव मॉड्यूलेशन। तो पल्स वेव मॉड्यूलेशन में कौन कौन से मॉड्यूलेशन आते हैं ये भी देख लेते हैं। पल्स वेव मॉड्यूलेशन, ओके, पल्स वेव मॉड्यूलेशन में सबसे पहले आता है आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इससे पहले ये समझ लें कि पल्स वेव मॉड्यूलेशन होता क्या है। पल्स वेव मॉड्यूलेशन में जो कैरियर वेव होती है सीटी, वो एक पल्स के रूप में होती है, इस तरीके से होती है, लाइक दिस। पल्स आप इसे कहते हैं, एक पल्स स्ट्रेन। ओके, पल्स स्ट्रेन ये होती है। ये पल्स स्ट्रेन कंटिन्यूस नहीं होती है, जो सीटी होता है पल्स के फॉर्म में रहती है और इसी के अकॉर्डिंग हमको
मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होता है। अब पल्स मॉड्यूलेशन में कौन कौन से मॉड्यूलेशन आते हैं, ये आपका है सबसे पहले पैम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो कैरियर वेव ये है, कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है, ये जो आपको दिख रहा है, कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये परिवर्तित होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। अगला मॉड्यूलेशन आता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का जो पल्स स्ट्रेन होता है, पल्स की चौड़ाई होती है, पल्स की चौड़ाई वेरी करती है। कहीं कहीं पर पल्स की चौड़ाई कम हो जाएगी और कहीं कहीं पर पल्स की चौड़ाई बढ़ जाएगी। किसके द्वारा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के द्वारा। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन में बार बार कहता हूँ कि परिवर्तन कैरियर सिग्नल में होता है और मैसेज सिग्नल परिवर्तन करता है। तो मैसेज सिग्नल के द्वारा पल्स वेव मॉड्यूलेशन में जो कैरियर वेव की जो पल्स की चौड़ाई है वो कहीं पर कम हो जाएगी और कहीं पर ज़्यादा हो जाएगी। ओके, अगला मॉड्यूलेशन आता है आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, PPM। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कैरियर सिग्नल के जो पल्स है इसकी पोजीशन को चेंज कर देता है। मान लीजिए पल्स यहाँ से खत्म हो रही थी, यहाँ शुरू हो रही थी, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा। ओके, हल्का सा शिफ्ट कर देगा तो उसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो जाएगी और ये जो रिफ्लेक्शन है आपका मॉड्यूलेटेड वेव में रिफ्लेक्ट होता है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, ये तीनों प्रकार के जो मॉड्यूलेशन हैं ये हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन। ओके, इसके बाद और भी पल्स में मॉड्यूलेशन आते हैं। ये होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, PCM। PCM काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। PCM जो होता है एक डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है। ओके, अभी तक अपन लोगों ने जितने भी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में जितना भी पढ़ा वो सब एनालॉग मॉड्यूलेशन थे। PCM जो है वो डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है। PCM कैसे कैरी किया जाता है? PCM में बेसिकली जो शुरुआत होती है, PCM वेव प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको सैम्पलिंग करनी पड़ती है। सैम्पलिंग के बाद अगला स्टेप होता है क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजेशन के बाद अगला स्टेप होता है कोडिंग। इन 3 स्टेप्स के बाद हमें पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त हो जाता है। ओके, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिग्नल प्राप्त करने के लिए पहले क्या करते हैं हम? सैम्पलिंग, मैसेज सिग्नल जो भी होता है उसकी सैम्पलिंग कर देते हैं। सैम्पलिंग के बाद उसको क्वांटाइजेशन करते हैं, क्वांटाइजेशन के बाद उसको कोडिंग कर देते हैं। इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आगे के चैप्टर में, इस पर एक सेपरेट चैप्टर है उसमें बता दिया जाएगा आपको। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में ये स्टेप है। और इसके अलावा ये PCM के ही पार्ट होते हैं, DPCM, डिफरेंशियल PCM और डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये PCM के ही पार्ट होते हैं। ये तीनों मॉड्यूलेशन हैं, डिफरेंशियल PCM और डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये भी डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है, डिजिटल है ये। ओके, तो सिर्फ अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में पढ़े, सिर्फ इन तीनों को छोड़कर PCM, DPCM और DM, बाकी सभी एनालॉग मॉड्यूलेशन थे और ये तीनों क्या थे? डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। अब प्रत्येक सिग्नल का, भले ही वो मैसेज सिग्नल हो या कैरियर सिग्नल हो या मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, हर सिग्नल को हम 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एक होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जब टाइम डोमेन में हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे एक CT है, कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल को हमने मान लिया AC cos 2 पाई FCT। ओके, कैरियर सिग्नल को जब आप टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके से। ओके,
टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर दोगे, यहाँ आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा AC, यहाँ पर ये टाइम के साथ ये जा रहा है। ओके, ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट कीजिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन आपके कोर्स में तो नहीं है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के रिप्रेजेंटेशन के बिना आप कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन बेसिकली टाइम डोमेन सिग्नल का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकालकर प्राप्त किया जाता है। तो अगर हम इसका CT का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म FT निकालेंगे, किसका? CT का, तो हमको क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। ये कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं है तो इसका मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता देता हूं कि अगर आप CF को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आता है। ठीक है, एक आपका आता है FC, ये होता है -FC। यहाँ पर जो भी एम्पलीट्यूड आएगा ये एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है आपका। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन किसी भी सिग्नल का हमें ये बताता है कि इसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उपस्थित हैं और उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, ये हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में बताता है। जैसे ये cos 2π FCT AC cos 2π FCT था, AC cos 2π FCT जो था, तो इसमें हमको पता चला कि भाई हमारे पास बस दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं, कौन सा? FC और -FC। ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड ये जो रिप्रेजेंट हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल। ठीक है, किसी भी सिग्नल का जो भी टाइम डोमेन में है उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करके उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम बना भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार MT भी हमने किया था। MT हमने क्या लिया था? एक बैंड लिमिटेड सिग्नल लिया था। बैंड लिमिटेड सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम होता है वो जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बैंड लिमिटेड सिग्नल का, बैंड लिमिटेड बेस बैंड सिग्नल। ओके, तो यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आए, फॉर एग्जांपल -W मान लीजिए इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इसका +W मान लीजिए, इस तरीके से। तो जो बेस बैंड सिग्नल है, बैंड लिमिटेड सिग्नल है, उसको जो रिप्रेजेंटेशन होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो इस प्रकार होगा। और जो आपका कैरियर सिग्नल है जो जया वक्रीय है, उसका जब आप फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इस फॉर्म में आता है। ओके, तो स्पेक्ट्रम क्या है समझ गए आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं। भाई जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल है, उसको मॉड्यूलेटेड किया, फिर उसको चैनल पर ट्रांसमिट कर दिया, रिसीवर पर रिसीव करके हमने मैसेज प्राप्त कर दिया। अब इस प्रक्रिया में जो हमने बताया था कि नॉइस अटैक होता है। नॉइस अटैक कहाँ होता है? चैनल एंड पर होता है। तो जो भी नॉइस होती है वो क्या चीज़ होती है ये समझ लेते हैं। नॉइस बेसिकली अनडिजायरेबल अनवांटेड सिग्नल होते हैं। ऐसे सिग्नल होते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं है और कहीं से आ जाते हैं अटैक के थ्रू, कहीं से अनडिजायरेबल अटैक है सिग्नल। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक AC हमारा सर्किट है वो 5 वोल्ट पे काम कर रहा है, ±5 वोल्ट पे। ठीक है, लेकिन उसी समय आसमान में बिजली चमकी, हो सकता है जो बिजली चमकने से इस 5 वोल्ट पर कुछ इफेक्ट पड़ जाए। ठीक है, और हो सकता है कि ये 5 वोल्ट पे हमारा सर्किट है, हमने बनाया, टेम्परेचर बड़ा रूम का AC चल रहा था, तो हो सकता है उससे इस पर फर्क पड़ जाए। ठीक है, तो ये जो सब होते हैं अनडिजायरेबल इफेक्ट, ये सब आपके नॉइस का कार्य करते हैं। वे सिग्नल जो कि हमारे सिस्टम के लिए, हमारी डिवाइस के लिए अनडिजायरेबल हैं, वो हमारे लिए नॉइस कहलाएंगे। तो नॉइस कौन कौन सी हो सकती हैं?
नॉइज पहली बात तो होती है एक्सटर्नल नॉइज। एक्सटर्नल नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज क्या है? जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया बिजली चमकने का, भाई हमारा सर्किट कहीं रखा हुआ है, वो बाहरी किसी अटैक से इफेक्टिव हो रहा है, तो वे सारे इफेक्ट, वे सभी अवांछित सिग्नल, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल नॉइज। इसके बाद एक और होता है इंटरनल नॉइज। इंटरनल नॉइज क्या होती है? इंटरनल नॉइज होती है ये आपके रिसीवर के अपने अंदर की एलिमेंट्स के कारण, रिसीवर में जो भी एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो नॉइज क्रिएट होती है उनके ऑपरेशन में, उनको आप बोलेंगे इंटरनल नॉइज। ठीक है। तीसरा नॉइज आपका होता है शॉर्ट नॉइज। शॉर्ट नॉइज बेसिकली अर्धचालकों में देखने को मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट्स के कारण जो नॉइज क्रिएट होगी आप उसे बोलेंगे शॉर्ट नॉइज। एक होती है वाइट नॉइज। वाइट नॉइज और इसको जॉनसन नॉइज भी बोलते हैं। जॉनसन नॉइज बेसिकली रिसीवर पर होती है, और रिसीवर में जो भी बेसिक मेनली रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण जो भी नॉइज क्रिएट हो रही है उसको आप वाइट नॉइज बोलते हैं। लास्ट नॉइज है ट्रांजिट टाइम नॉइज। ट्रांजिट नॉइज बेसिकली ट्रांजिस्टर में देखने को मिलती है। ट्रांजिस्टर में जब भी आपका एक करंट सिग्नल जो भी है एमीटर से कलेक्टर में जाने में जितना भी समय ले रहा है, और अगर वो समय आपके इनपुट सप्लाई के टाइम पीरियड के कंपेरेबल है, तो उस समय जो सिस्टम में, उस समय जो सर्किट में जो नॉइज़ होगी उसको आप ट्रांजिट नॉइज़ बोलेंगे। ओके, तो ये मेनली 4-5 प्रकार की नॉइज़ हैं जो हमको कम्युनिकेशन सिस्टम में देखने को मिलेंगी। इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है आज का, वो है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ओके, अभी हमने मेनली सिग्नल पढ़ लिया अपना। सिग्नल क्या है हमारा? मैसेज सिग्नल, एम्प्टी। नॉइज हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होता है? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। सिग्नल टू नॉइज रेशियो बेसिकली, जैसे हमने बताया कि हमारा सिग्नल क्या है, अभी तक जो हमने पढ़ा, हमारा सिग्नल है बेसिकली मैसेज सिग्नल। ये हम ट्रांसमिट कर रहे हैं और हमें मैसेज सिग्नल ही चाहिए। ओके, अब ये सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट एंड पे हमने ये सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। रिसीवर एंड पर मान लीजिए, रिसीवर एंड पर जब हम गए तो हमको मैसेज सिग्नल तो मिला, इसके साथ में कुछ नॉइज सिग्नल भी मिल गया। ओके, हमको क्या चाहिए था? एम्प्टी, जो कि डिजायर्ड सिग्नल था, लेकिन इसमें एक अनडिजायरेबल सिग्नल एंटी टाइप की नॉइज और ऐड होके रिसीवर में आ गई। तो जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होगा, शॉर्ट फॉर्म में हम उसको SNR भी बोलते हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है कि किसी भी पॉइंट पर, अब वो पॉइंट आपका चैनल भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, और ट्रांसमीटर तो नहीं होता है क्योंकि चैनल, जो नॉइज अटैक होता है वो आपका चैनल पर होता है। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम बेसिकली या तो चैनल पर निकालते हैं या रिसीवर पर निकालते हैं। तो हम रिसीवर पर अभी निकाल लेते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट रिसीवर। तो जो सिग्नल है आपका, सिग्नल एट रिसीवर डिवाइडेड बाय जो नॉइज आई है आपकी, नॉइज एट रिसीवर। ठीक है, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो किसी भी सिग्नल के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी सिग्नल की रिलायबिलिटी के लिए सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसमें जो सिग्नल का पार्ट है वो ज़्यादा है और जो नॉइज़ का पार्ट है वो कम है। ठीक है, तो
आज के लेक्चर में बस इतना ही। इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम में मैंने प्रयास किया है कि जो भी आपके टॉपिक आपके सिलेबस में कवर हो सकते थे वो किया है, और जो सिलेबस में नहीं थे वो 2-3 पॉइंट भी मैंने आपको बताए। इसके बाद अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक्स के बारे में जो आज कवर किया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। सहारनपुर से कोई पूछेगा? सहारनपुर, जीपी सहारनपुर। और कौन जुड़े हुए? शामली, शामली जुड़ा हुआ है आज? शामली नहीं है कोई? कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है आज के टॉपिक्स के बारे में। तो फिनिश करें फिर। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।